हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेजेंस फॉर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, तो हमारे ज्योग्राफी का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसके हमने क्वेश्चंस क्यों नहीं किए। तो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जो इसी से कनेक्टेड एक टॉपिक है भू संचलन, पहले हम उसको पढ़ेंगे। तो हम फिर प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों क्वेश्चंस को उसके साथ में ही कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आपने पहले देखा होगा हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कौन सा वाला, पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना। अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, भू संचलन। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, भू संचलन, अर्थ मोशन। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम सेम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, कि इसके डायमेंशंस देख लेंगे कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। चलिए तो इसमें डायमेंशन लिख देता हूं। तो भू संचलन सबसे पहले हमें देखना है कि इसका परिचय क्या होगा। परिचय, ठीक है ना। परिचय में हम क्या देखेंगे, भू संचलन क्या है, भू संचलन, और साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे ये आवश्यक क्यों है, इसकी जानकारी आवश्यक क्यों है। ठीक है, दूसरा जो डायमेंशन हम देखेंगे, इसका दूसरा डायमेंशन रहेगा इसका वर्गीकरण, भू संचलन का ही वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण में क्या, जैसे कि अंतर जात भू संचलन और बहिर्जात भू संचलन। ठीक है ना। इसके साथ ही साथ इसमें भी हम और भी चीजें देखेंगे, इसी के अंतर्गत आ जाएगा हमारे किसका अर्थ क्या है, इसको भी फर्दर हम डिवीजन करेंगे इसका, तो हम इसमें जब पढ़ने क्रम में आगे देखते जाएंगे। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे इसका प्रभाव क्या पड़ता है और ये इसका निष्कर्ष क्या है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया हमको भू संचलन को किस तरीके से देखना है। भू संचलन में हमें इसका परिचय जानना है, ये आवश्यक क्यों है ये देखना है, साथ ही साथ इसके जो वर्गीकरण है, अंतर्जात भू संचलन, बहिर्जात भू संचलन, इसका प्रभाव और निष्कर्ष। तो ये टॉपिक लगभग हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो हम आज आधा टॉपिक इसका कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं ना। देखिए, अब हम देख रहे हैं इसका परिचय। आप सभी ने देखा होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी रोटेट हो रही है, घूम रही है ना। तो पहले माना जाता था कि जो इसकी आंतरिक सतह वो स्थिर है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य, ये जो सतह है ना हमारी, ये जो पृथ्वी का हिस्सा, हम अब देखना सारे टॉपिक अपने कनेक्ट होते जाएंगे। हमने अगर यदि जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो पुरानी वीडियो देखे, देन वाला टॉपिक स्टार्ट करने, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है और सारी चीजें उसमें अप्लाई होंगी। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है पृथ्वी का अपना, ठीक है, ये हमारा था क्या, क्रस्ट, ये था हमारा मेंटल वाला हिस्सा और ये था हमारा कोर वाला हिस्सा। तो जब हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही होती है, तो जो इसका जो ये वाला हिस्सा है ये भी रोटेट करेगा, साथ ही साथ ये वाला जो हिस्सा है वो भी रोटेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी आंतरिक सतह प्लस बाह्य सतह, ये दोनों ही क्या है, गतिशील हैं। ये समझ में आया आपको, आंतरिक सतह और बाह्य सतह दोनों क्या है, गतिशील हैं। ठीक है ना, इसी से हमारी परिभाषा बन जाती है कि भू संचलन क्या है, पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य सतह में होने वाली गतिशीलता भू संचलन कहलाती है। ठीक है ना, भू संचलन कहलाती है, जिसमें आप अगर यदि लिख रहे हो तो लिख भी सकते हैं, जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली गतिशीलता अंतर्जात भू संचलन कहलाता है
और बाहर या सतह पर होने वाला संचलन बहिर्जात भू संचलन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें कि जो भू संचलन है, देखिएगा, हाँ, जैसे हमने दूसरा पॉइंट लिखा था ना, आवश्यक क्यों है। आप देखिए, अगर यदि कोई भी घटना किसी भी प्रकार की घटना, ये थी हमारी पृथ्वी का आंतरिक सतह, कोई भी घटना, अब वो घटना में जैसे क्या, अगर यदि इस आंतरिक जगह पर किसी प्रकार की हलचल हो जाए, ठीक है, ज्वालामुखी, अब आप समझिएगा, जरूरी नहीं है कि हर ज्वालामुखी जो यहाँ पर निकलता है वो सतह पर हमेशा प्रकट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आंतरिक भाग पर भी कई ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव इतना नहीं हो पाता है कि वो आपकी सतह पर आकर वो प्रभाव दिखाए, ठीक है ना। लेकिन होता तो है, तो अगर यदि होता है तो उससे बहुत सारे प्रभाव भी पड़ते होंगे, है ना। अगर यदि किसी प्रकार की हलचल हो रही है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो अगर यदि उसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि वह सतह पर आकर प्रदर्शित हो, तो वो मानव जीवन बोला जाए या जैविक घटक बोला जाए, या जैविक घटक इन्हें क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। इसीलिए हमें भूसंचलन के बारे में पढ़ना आवश्यक है। जब हम और इसके प्रभाव पर जाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं इसका वर्गीकरण। एकदम आराम से समझते जाइए, सब समझ में आते जाएगा आपको। देखिए, वर्गीकरण जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग के टॉपिक में, इसका वर्गीकरण किस तरीके से है। अंतर्जात भूसंचलन, इसको इंग्लिश में भी अगर यदि जिनको पढ़ना है तो वैसे कहते हैं एंडोजेनेटिक, ठीक है। और एक और होता है बहिर्जात भू संचलन या एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसको पकड़ते हैं, अंतर्जात भू संचलन को। इस अंतर्जात भू संचलन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अंतर्जात भू संचलन का अर्थ क्या है, पृथ्वी की आंतरिक सतह पर होने वाला संचलन आंतरिक भू संचलन कहलाता है, ठीक है। अब लेकिन ये होता क्यों है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है कि भाई ये तो चलो मान लिया हमने कि आंतरिक भू संचलन, आंतरिक रूप से जो संचलन हो रहा है उसे हम अंतर्जात भू संचलन कह रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, कारण क्या है इसके होने का, ठीक है। तो हम सबसे पहले वही चर्चा करते हैं। देखिएगा, अंतर्जात भू संचलन, ठीक है। इस अंतर्जात भू संचलन को अब हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति का कारण। देखिए, समझिए, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं बोर्ड में लिखूंगा तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। ये जो मैं आपको जो भी बोर्ड में लिखता हूं मैं ना, उसको आप नोट्स में लिख लिया कीजिए अपने। उससे होगा क्या, ये एक प्रकार से आपके सिनॉप्सिस का काम करेगा। तो मैं जो वर्डिंग्स बोल रहा हूँ, है ना, तो उसी प्रकार से मैं लिखता भी हूँ। तो अगर यदि आप उसको लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो आपके ऑटोमेटिक सिनॉप्सिस बन रहे हैं, जो हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत जरूरी काम आता है, ठीक है ना। चलिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ अब, उत्पत्ति का कारण। उत्पत्ति का कारण आप देखिएगा, इसके पहले जब हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना पढ़ी थी ना, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें सबसे पहले आपने अगर यदि ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा, तो आपने देखा होगा, मैंने बताया था पृथ्वी की ये जो सतह है, ऊपरी सतह जिसे हम भूपर्पट्टी की सतह कहते हैं, इस सतह पर क्या है, रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति है, ठीक है ना, इनकी अधिकता है। तो रेडियोधर्मी तत्वों के
जब विघटन होता है रेडियोधर्मी तत्वों का, क्या होता है, विघटन, जब डी रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन होता है तो इससे ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसके चलते पृथ्वी में भू संचलन होता है, आंतरिक भू संचलन होता है। तो पहला क्या हो गया हमारा, रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन होना, पहला पॉइंट, सीधा सीधा है ना, आपको समझ में आ गया होगा ना रेडियोधर्मी तत्वों का। चलिए अब अपन एक पॉइंट हमें समझ में आ गया कि ये रेडियोधर्मी तत्वों का जब भी विघटन होता है, क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह या बोला जाए तो भूपर्पटी या क्रस्ट में क्या होता है, रेडियोधर्मी तत्वों की अधिकता होती है। जब उनमें विघटन होता है तो ऊर्जा विमुक्त होती है। कहीं से भी आपने अगर ये चीज लॉजिकली समझी होगी, कहीं से भी कुछ भी अगर यदि एनर्जी रिलीज होगी तो वो क्या करेगी, इन हिस्सों को अलग अलग कर देगी। जैसे ही इन हिस्सों को वो अलग करेगी, क्योंकि इसको बाहर निकलना है, रिलीज होना है, तो जब वो इन हिस्सों को अलग करेगी तो इनमें संचलन होगा ना, मूवमेंट्स होंगे ना, इसी कारण से ये एक कारण बन जाता है पृथ्वी के आंतरिक बहु संचलन का। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए अब दूसरा कारण हम देखते हैं कि क्या होता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है ना, वहां पर तापीय विषमता देखने को मिलती है। तापीय विषमता, अब ये टॉपिक, ये वर्ड क्या है इसको समझिए। तापीय विषमता क्या है, तापीय विषमता का अर्थ होता है कि कहीं पे ठंडा कहीं पे गर्म, तो जब गर्म होगा तो वो फैलेगा। जब भी कोई भी चीज गर्म होती है तो वो फैलने की कोशिश करती है, और जब भी कोई चीज ठंडी होती है तो वो सिकुड़ने की कोशिश करती है ना, सिकुड़ने की कोशिश करेगी वो। तो जब फैलाव और सिकुड़न जब दोनों साथ साथ होते हैं ना, या बीच बीच में इंटरवल में होता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि इनकी तापीय विषमता के चलते जो चट्टाने हैं वहां पर पृथ्वी की आंतरिक सतह पर, ये जो चट्टाने हैं चट्टानों का संकुचन और प्लस संकुचन के साथ साथ क्या होगा, संकुचन और प्रसरण। देखिए कई वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको सुनने में कुछ अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन हमको ज्योग्राफी में होता क्या, देखिए हर जगह, अब अपन इसको फैलाव भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है ना, तो हमें उसका ही यूज करना है। जब हम इसका बार बार यूज करेंगे तभी वो हमारे आंसर्स में भी आएगी। इसलिए क्या वर्ड यूज करना हमें, चट्टानों का संकुचन और उसका प्रसरण। साथ ही साथ जब स्थानांतरण होता है, मैंने आपको फिर से भी बताया ना, ये वाला डायग्राम आपने पहले देखा, यदि एनर्जी निकलती है तो ये इधर फिर से करने की कोशिश होगी, तब यहां से एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो वही है स्थानांतरण। जब तापीय विषमता के चलते चट्टानों का संकुचन और प्रसरण होता है तो उससे ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसके चलते पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना में क्या होता है, भू संचलन होता है। ठीक है, अभी दो चीजें समझ में आ गई हैं आपको। चलिए तीसरा हम देखते हैं। तीसरा, ये भी हमारे पुराने टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अगर यदि आपने ध्यान से पुराना टॉपिक पढ़ा है ना, तो ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ रही होंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पुराना टॉपिक और ये भू संचलन का जो टॉपिक है, इसके हम क्वेश्चन साथ साथ में करेंगे। जो भी कुछ अगर प्रीवियस ईयर के आए होंगे तो हम वो डिस्कस कर लेंगे, और फर्दर आगे जो अगर आ सकते हैं या मेंस में कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्या है, हमने इसको भी पहले पढ़ा था कि जब भी हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, जब हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना को कितने तरीके से हम जान सकते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि, है ना। तो जो हमने एक अपनी अप्रत्यक्ष विधि देखी थी, इसमें क्या देखा था, घनत्व के आधार पर, ताप के आधार पर, दाब के आधार पर। इसी से समझी थी ना कि जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि होती है, जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं तो ताप में वृद्धि होती है, जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं तो दाब में वृद्धि होती है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, तो वही चीज अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए कि जब हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं या पृथ्वी की आंतरिक सतह पे हम जाते हैं या देखते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पे विभिन्न घनत्व, है ना, विभिन्न ताप और विभिन्न दाब के चलते चट्टानों की जो पदार्थीय अवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो चट्टानों के मध्य जो समायोजन होता है ना,
उसके चलते भी चट्टानों के मध्य क्या होता है, समायोजन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिख दूं यहाँ पर मैं आपका, पेन का ढक्कन टाइट नहीं हो रहा अच्छे से, घनत्व, ताप, ताप, दाब, ताप हो गया, दाब हो गया, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था हो गई, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था के चलते, इसके चलते क्या होगा, चट्टानों के मध्य समायोजन, चट्टानों के मध्य समायोजन होता है, जिसके चलते ऊर्जा, चट्टानों के मध्य जब समायोजन होता है ना, तो उससे ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है, फिर अगेन वही ऊर्जा विमुक्त होगी तो क्या होगा, पृथ्वी के आंतरिक सतह में भू संचलन। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन तापीय विषमता के चलते, घनत्व, ताप, दाब, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था के चलते समायोजन होता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है। ये भी हमें समझ में आ गया है। चलिए अब एक और है तो अभी दो और बचे हुए हैं, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, है ना। आता है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। देखिए क्या होता है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी डायग्राम में पहले भी देखा ना, यहाँ पे बीच में रहता है हमारा क्या, बीच वाला रीजन, इसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल मंडल क्षेत्र, दुर्बल मंडल क्षेत्र। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है तो जो ठोस स्थल मंडलीय खंड होता है वो किस पे तैरता है, इस सुघट्य अवस्था वाले क्षेत्र पर तैरता है। ठीक है ना, क्या मैंने क्या बताया आपको, दुर्बल मंडलीय क्षेत्र है जो, ये होती है इसमें सुघट्य अवस्था, सुघट्य अवस्था से आप अवगत हो गए होंगे ना, वह स्टेज तरल माध्यम के रूप में रहता है ना, सुघट्य अवस्था। तो सुघट्य अवस्था में क्या करता है, उस पर तैरता है, जिसके चलते भू संचलन होता है। तो एक और कारण क्या बन गया, सीधा सीधा आपका पृथ्वी का घूर्णन, भू संचलन, आंतरिक भू संचलन का कारण बनता है। ठीक है, अब जो सब, इन सब में ये कारण तो है ही है, लेकिन इन सब में एक जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य कारण है, इन सब में सबसे ज्यादा सर्वमान्य कारण है वो क्या है, ऑर्थर होम्स का मैग्मा का संचरण संवहन तरंग सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। चलिए उसको मैं समझता हूँ, इसको आप देख लीजिए, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना, साथ ही साथ करते जाइए करें। अब मैं आपको समझाता हूँ, वो इम्पोर्टेंट भी है ना, और क्वेश्चन बनने के चांसेस भी उससे रहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्या है, किसका है ये, आर्थर होम्स का। कभी कभी ये सही जोड़ी बनाने में पूछ रही है कि आर्थर होम्स का क्या है, मैग्मा का संवहन, मैग्मा का संवहन तरंग सिद्धांत। चलिए ठीक है, ये सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं, कहीं सही जोड़ी बनाने के लिए जाता है कि सामने लिखा रहेगा, आपको अगर यदि पता है तो आप बोलोगे कि हाँ ये तो सही लिखा हुआ है, और नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आर्थर होम्स का मैग्मा का संवहन तरंग सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें होता क्या है समझिए, फिर मैं उसमें बोर्ड में आपको डायग्राम बना के समझा दूंगा। देखिए क्या होता है, हमने अभी तक क्या देखा है, हमने ये देखा है कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना में जब हम गहराई पे जाते हैं तो मेंटल वाला जो रीजन है वहां पर हमको क्या मिलता है, यहाँ क्या लिखा देखो, ध्यान से देखो, मैग्मा। अब ये मैग्मा कहाँ है, ये भी अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर है ये मैग्मा, है मेंटल वाले क्षेत्र पर। मेंटल में जो 100 से 200 किलोमीटर का एक क्षेत्र आता है बीच में, वहां पे हमें क्या मिलता है, मैग्मा, जिसे हमने क्या बोला था, दुर्बल मंडल क्षेत्र या लो वेलोसिटी जोन। ठीक है ना, अब वहां पर क्या होता है, जब वहां पे अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है, कहां पर, मैग्मा वाले क्षेत्र में, दुर्बल मंडल वाले क्षेत्र में, जैसे ही वहां पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है तो जो मैग्मा है ना उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो ऊपर की ओर उठता है। किस तरह से, संवहन रूप से। अब आप ही समझिएगा, ये वर्ड यूज होगा,
जब भी इस तरीके से देखिए बना रहा हूं ना जैसे डायग्राम, सीधा सीधा वर्टिकली इस तरीके से ये जो तरंग ऊपर की ओर जा रही है ना, इसे हम कहते हैं संवहन। ठीक है ना, संवहन तरीके से यदि वायु जा रही तो वायु का संवहन, ठीक है ना, यहाँ मैग्मा जा रहा है तो मैग्मा का संवहन। तो जब ये ऊपर से इस तरीके से उठते हैं और फिर ऐसे फैल के वापस नीचे आते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, संवहन। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं मैग्मा का संवहन। तो जब ये ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उठ के वहां पर ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर है हमारा मैग्मा, दुर्बल मंडल क्षेत्र, लो वेलोसिटी यहाँ पे जो भी सुगठित अवस्था पर। जब ये ऊपर की ओर उठता है ना, ये ऊपर की ओर उठ के इस तरफ को जाएगा और इस साइड हो जाएगा। मैं थोड़ा और बड़े में बना देता हूँ ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए ठीक है, ठीक है, ये जो क्षेत्र हो गया हमारा दुर्बल मंडल क्षेत्र हो गया। अब क्या होता है, ये जो मैग्मा होता है ना वो इस तरीके से ऊपर जाता है, देखिए इस तरीके से ऊपर जाता है। और ये वाली जो सतह आपको पता है ना कौन सी है, ये सतह कौन सी है, क्रस्ट है हमारी, क्रस्ट की सतह है या भूपर्पटी है, ये हमारा मेंटल है। मेंटल में ये दुर्बल मंडल क्षेत्र, लो वेलोसिटी जोन, और ये हमारा कोर है। ठीक है, जब ये ऐसे ऊपर की ओर जाता है ना मैग्मा यहाँ से, तो ये इस पे टकरा कर ये वाले हिस्से पे टकराता है और टकराकर वापस से इस दिशा में जाकर वापस ये ऐसे नीचे आ जाता है, इसमें टकराता है और ये वापस इस पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आ जाता है। अब आप देखिए यहाँ हो क्या रहा है, ये इस तरीके से ऊपर जाना, फिर देन इस साइड प्रेशर डालना, देन नीचे की ओर वापस आ जाना। देखिए जब अगर यदि यहाँ पे एक तो बीच में है इम्पैक्ट डाला इसने, ठीक है, उसके बाद में इसने यहाँ फोर्स दिया कि इस साइड जाए ये हिस्सा, ये इस साइड जाए, ये पावर लगा रहे होते हैं ना। तो अगर यदि इनके चलते यहाँ की ये जो सतह है ये इसमें मूवमेंट आता है तो ये एक प्रकार से कारण बनता है पृथ्वी की आंतरिक भू संचलन में। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर्जात भू संचलन। आपको समझ में आया ना। तो ऑर्थर होम्स का मैग्मा का जो संवहन सिद्धांत है वो इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, चलिए ये तो आज हमने क्या कर लिया, वर्गीकरण में भी अंतर्जात भू संचलन का वर्गीकरण हमने देख लिया है। ठीक है, थोड़ा सा कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा और बचेगा, तो उसके बाद हम जो आपका बहिर्जात भू संचलन है उसके उत्पत्ति कांड, ये सारी चीजें देखते हुए इसके प्रभाव निष्कर्ष को हम कंप्लीट कर देंगे। मैं क्या है एक साथ बहुत ज्यादा आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। क्या होगा अगर यदि बहुत ज्यादा बता दूंगा तो आपका ना फोकस रहेगा इसको कंप्लीट करने के लिए कि वीडियो जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए, है ना। हमें समझने पर फोकस करना है। अगर यदि हमें समझ में आ जाएगा तो हमसे वो चीजें बनने लगेंगी और नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे काम भी आएंगी। इसीलिए तो हम बहुत ज्यादा फोकस ना करते हुए किसमें कि कंप्लीट करना है या बहुत ज्यादा हमको वीडियो देखनी है, तो हम इसको यहीं पे रोकते हैं। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।